समूह में रहने के, सभा के, समाज के जो नियम हैं, उन नियमों का पालन करना हम अपनी इच्छा से करें तो हम स्वतंत्र हैं और तभी गणतंत्र बनता है। पशु और मनुष्य के बीच बहुत सारे अंतर हैं। उनमें से एक अंतर ये कहा जाता है कि पशु किसी गलत काम को करने से तभी रुकेगा जबकि डंडे का डर हो, क्योंकि वो पश्यति पशु है, वो सिर्फ देखता है। मनुष्य मननशील है, मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति। मनन करने, मननशील होने के कारण ही मनुष्य मनुष्य है। तो एक पशु ने देखा कि एक खेत है हरा हरा, तो वो तो सिर्फ इतना देखेगा कि हरा हरा मेरा भोजन है, खा लो। वो ये नहीं सोच सकता, इतनी उसमें विवेक नहीं है, इतना बौद्धिक सामर्थ्य उसका नहीं है कि वो ये विचार करे कि इसको खाना अनुचित है, ये किसी दूसरे का है। ये तो मनुष्य का ही स्वतंत्रता का क्षेत्र है ना। तो पशु तब तक नहीं हटेगा उस खेत को चरने से जब तक कोई डंडा लेकर उसे ना हटाए। तो दंड के डर से, पनिशमेंट के डर से ही अगर कोई मनुष्य भी गलत करने से तभी बचता है जबकि उसे पकड़े जाने का डर हो, दंड मिलने का डर हो, अपने अपने विचार से नहीं रुकता, अपने विवेक से नहीं रुकता, तो वो स्वतंत्र नहीं है। कोई भी पुलिस वाला नहीं है, कोई भी रेड लाइट नहीं है, फिर भी दूसरे देशों में आप देखिए बहुत से क्रॉसिंग ऐसे हैं, चौराहे ऐसे हैं जहां कोई रेड लाइट नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं होता। उनकी तो जनसंख्या कम है, कहां कहां पुलिस वाला वो खड़ा करेंगे। उस चौराहे पर जो पहले आता है कुछ सेकंड रुकता है, इधर उधर देखता है, फिर आगे बढ़ता है। जो बाद में आएगा वो फिर रुक जाएगा। बस इस रूल का सब लोग पालन करते हैं स्वतंत्रता से। वहां पुलिस वाला नहीं है कि चालान कटने के डर से वो उस नियम का पालन करेंगे। हमारे देश में लोग हेलमेट और कार की बेल्ट कब लगाते हैं? जब ये डर हो कि कैमरा है या पुलिस वाला है, चालान आ जाएगा। तो अपनी जान का डर भी उनको गलत करने से नहीं रोकता। कितनी अजीब बात है। बेल्ट किस लिए लगानी चाहिए? पुलिस वाले के डर से या अपनी सुरक्षा के लिए? तो ये भाव हम अभी तक 75 साल हो गए अपने देश के लोगों में जागृत नहीं कर सके। उसका कारण अशिक्षा है। भले लोग पढ़ लिख कर डिग्री हासिल कर लें, लेकिन जो सामाजिक नियमों का पालन करने वाला भाव है, जो सिविक सेंस है, वो सेंस जगाने के लिए तो काम आता है मीडिया और लिटरेचर, फिल्में, टेलीविजन पर आने वाले सीरियल, इंटरनेट पर जो मैटर दिखाया जा रहा है, वो मनुष्य को और युवा पीढ़ी को इतना शीघ्रता से, इतना अच्छी तरह शिक्षित कर सकता है। डिग्री ले लेना, साक्षर हो जाना, किसी चीज में स्किल डेवलप कर लेना अलग बात है, और हमारे मन की डिजाइन ऐसी हो जाए कि हम गलत करने से अपने विवेक से रोकें, वास्तव में स्वतंत्र हो, हमारा तंत्र हमारे अधीन हो, सामाजिक सर्वहितकारी नियमों का पालन करने में हम किसी के दूसरे व्यक्ति के अधीन न हो, नियमों के अधीन हो। एक वक्ता जब भाषण दे रहा होता है किसी सभा में, तो वो क्या अनलिमिटेड टाइम तक बोल सकता है और कुछ भी बोल सकता है? नहीं, मर्यादा है। इतने समय में समाप्त होना है कार्यक्रम, और भी चीजें हैं। और श्रोता स्वतंत्र हैं क्या? अपना माइक अनम्यूट करके कुछ भी बातें करें? नहीं, सभा के नियमों का पालन करना होगा, तभी तो हम सभ्य हैं। सभ्य का, सिविलाइज्ड व्यक्ति का मतलब ही यह है कि सभायाम भव, सभा में, गण में, समूह में, लोगों के बीच हम कैसा व्यवहार करते हैं। हमारे किसी व्यवहार से, हमारा कोई भी व्यवहार दूसरों को अभद्र न लगे, भद्दा न लगे, हमारे किसी व्यवहार से दूसरों को शारीरिक मानसिक कष्ट न हो, इस बात का जहां सब लोग ध्यान रखते हैं, वो देश स्वतंत्र है और गणतंत्र की स्थापना वहीं पर होती है। तो हम गणतंत्र दिवस पर संविधान लागू कर दिया गया, इस स्मृति दिवस के रूप में हम गणतंत्र आयोजित करते हैं। संविधान यानी जो भी कानून है, जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको, नियम का पालन करने में हम संविधान के अधीन हों और अपने विवेक के अधीन हों। हमारा तंत्र हमारे हाथ में रहे। डर की वजह से, दंड की वजह से हम गलत करने से रुकें, यही होगा। तो कहां कहां पर डंडा लेकर के आप खड़ा करेंगे? कितने सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे? और अपराधी तो सीसीटीवी कैमरे का भी इलाज खोज लेते हैं। कोई भी आप तंत्र डेवलप कर लीजिए, तो सबसे अच्छा तंत्र यही होता है कि मनुष्य को
समूह के अंदर, समाज के अंदर, गण के अंदर किस तरह रहना है, क्या व्यवहार करना है, इसकी ट्रेनिंग हो। सिविक सेंस शिक्षा के स्तर पर ही जगाया जाना चाहिए, परिवार में और शिक्षा की व्यवस्था में और साहित्य, फिल्म, टेलीविजन, मीडिया के संसाधनों के द्वारा। ये शिक्षा के सबसे अच्छे साधन हैं जिनका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। तो गणतंत्र का आधार होता है कि हमारी चुनाव करने की प्रक्रिया ऐसी हो कि उसमें से गलत व्यक्ति चुना न जा सके, और जो चुनेंगे वो चुनने वाले भी ऐसे हों कि सही व्यक्ति को चुने। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि चुनने की स्वतंत्रता विचार पर निर्भर है, कर्म करने की स्वतंत्रता विचार स्वतंत्रता पर निर्भर है। तो हमें हमेशा जीवन भर बहुत कुछ चुनाव करने पड़ते हैं, और वो चुनाव यदि हमारा गलत होगा तो उस चुनाव को जो आपने गलत चुन लिया उसके परिणाम दुख के रूप में हमें झेलने पड़ते हैं। मान लीजिए आप एक ड्रेस खरीदना चाहते हैं, एक जूता खरीदना चाहते हैं, एक स्वेटर, एक जर्सी, एक जर्किन खरीदना चाहते हैं, एक कोट, एक मफलर खरीदना चाहते हैं, तो आप कुछ क्राइटेरिया रखते हैं कि नहीं? चुनाव का कुछ आधार होता है कि नहीं? दुकान में घुस गए तो आप किस आधार पर चुनेंगे? तो आप कलर और डिजाइन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे स्वेटर या कोट खरीदते हुए, या इस बात को कि वो सर्दी कितनी रोकेगा? प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? कहते हैं दुनिया भर की महिलाएं जब ड्रेस खरीदने जाती हैं तो उनकी दो भारी प्रॉब्लम होती है। एक, इसी कलर में दूसरी डिजाइन दिखाओ, और दूसरी समस्या, इसी डिजाइन में दूसरा कलर दिखाओ। तो आप सामान्य ड्रेस चुन रहे हैं, पार्टी वेयर चुन रहे हैं, तो आप कलर और डिजाइन को प्रायोरिटी देंगे। और आप सर्दी से बचाव के लिए कुछ खरीद रहे हैं, तब आपको उसमें वूलन कितनी है, कितना वो सर्दी रोकेगा, इसको प्रायोरिटी देंगे। कलर डिजाइन भी देखेंगे लेकिन सेकेंडरी। हम अपना नेता चुनते हुए क्या देखते हैं? अपना एमएलए एमपी चुनते हुए हम क्या देखते हैं? पार्टी का चुनाव करते हुए किस पार्टी को वोट करें, हमारे देश के नागरिक क्या देखते हैं? तो आप सोचिए कितनी भयंकर दशा है हमारे गणतंत्र को, हमने कितना कचरा बना लिया है। दिल्ली में आपके चुनाव हो रहे हैं ना, थोड़े ही दिन तो बाकी हैं। किस आधार पर दिल्ली का नागरिक वोट करेगा? 2100 रुपए देने वाली पार्टी को वोट दे कि 2500 रुपए? तो इसलिए ध्यान रखिए, शासक को चुनने के लिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा भारी चुनाव है, दो ही चुनाव बड़े बड़े महत्वपूर्ण होते हैं जीवन में। वैसे तो हर चुनाव जितना भी उसका महत्व है उतना उसका महत्वपूर्णता होती है। आप सर्दी में आपने गलत चुनाव कर लिया, अब उसको वो चेंजेबल नहीं है, या आप चले गए दूसरे शहर, कब लौटेंगे क्या, कुछ बहुत सारी समस्याएं आती हैं। एक लड़की जूता पहन के, नया जूता पहन के जा रही थी, हरियाणा की थी, तो जा रही थी तो उसकी पड़ोस में रहने वाली आंटी ने देखा कि ये कुछ लंगड़ा के दुखी होके चल रही है, उसके चेहरे पर कष्ट के भाव हैं, जूता छोटा है, उसके पैर के नाप से थोड़ा छोटा है और वो काट रहा है। तो उस पड़ोस की आंटी ने पूछ लिया, बेटी ये जूता ऑनलाइन मंगाया था क्या, ऑनलाइन खरीदा है? तो वो हरियाणा की थी, बोली ना, पेड़ से तोड़ा है। तो वो आंटी भी हरियाणा की थी, उन्होंने कहा कि थोड़े दिन और पेड़ पर लगा रहने देती तो थोड़ा बड़ा हो लेता, तेरे नाप का हो जाता। तो आपका जूता आपके पैर के लिए कंफर्टेबल है ये, या उसकी डिजाइन अच्छी है ये? प्रायोरिटी कब किसको देनी, ये महत्व की बात होती है। तो हमारे देश का जो अशिक्षित वर्ग है उसकी प्रायोरिटी पर क्या है? नेता ईमानदार हो? नहीं। पार्टी की पॉलिसी अच्छी हो? नहीं। या तो उसको फ्रीबीज दे करके खरीद लिया जाएगा, या उसका दूसरा क्राइटेरिया होगा कि हमारी कास्ट का है। तो जब यही आधार होगा शासक को चुनने का, जो लोग पॉलिसी बनाएंगे,
जिनके हाथों में आपकी जिंदगी को प्रभावित करने वाले बड़े बड़े निर्णय होंगे, आप उनको चुनने में जाति देख करके चुन लेते हैं। ध्यान दीजिए, वेद में लोकतंत्र का विधान है, राजतंत्र का नहीं है। राजा का बेटा राजा होता चला जाए, फिर उसका बेटा राजा हो जाए, फिर उसका बेटा राजा हो जाए, शासक बनने की ये प्रक्रिया तो सबसे अधिक भयंकर और दुष्टतापूर्ण है, मूर्खतापूर्ण है, पूरी मनुष्यता के मानवीय नियमों के विरुद्ध है। वंशवाद कहीं से भी स्वीकृत नहीं है राज्य व्यवस्था में। आपने अपने पुरुषार्थ से जो इकट्ठा किया है, जो अर्जित किया है, वो आप अपने बेटे बेटी को दे सकते हो। जो व्यवस्थाएं, कम्युनिस्ट जैसी व्यवस्थाएं ये अधिकार भी छीन लेती हैं, वो भी पतन की ओर ले जाती हैं समाज को। और जो जरूरी कामों में जहां योग्यता का निर्धारण होना चाहिए, योग्यता आधार होनी चाहिए, वहां पर आप जन्म को आधार बना लेंगे। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो जाए, हॉस्पिटल संभाल ले, क्लिनिक संभाल ले, ऐसा होना चाहिए क्या? अरे आप मेडिकल साइंस पढ़ो, आप योग्य डॉक्टर हो तो योग्यता के आधार पर बनिए। तो कहीं पर योग्यता आधार होगी, केवल अपनी अर्जित संपदा को अपने बच्चों को उत्तराधिकार में देने का अधिकार वंश के आधार पर स्वीकृत होना चाहिए। तो राजा कैसे चुने? सही व्यक्ति का चुनाव तो आपको हर क्षेत्र में करना पड़ेगा। आप शादी करने लगेंगे तो पत्नी कैसी चुने, पति कैसा चुने, बताइए कैसा चुनेंगे? हमारे नीतिकार कहते हैं कि जीवन में दुख तो आते हैं, अगर हम अपने प्रेजेंट को, अपने वर्तमान को ठीक से संभालें तो भविष्य में दुख नहीं आएंगे, काफी हद तक दुखों से आप बच जाएंगे। जैसे अगर अभी हम अपनी सेहत का ख्याल रखें तो भविष्य में बीमार क्यों पड़े? अगर हम अपने सारे कारोबार ठीक से मैनेज करें तो क्यों कोई नुकसान, कोई लॉस हो जाना चाहिए? पर फिर भी आप 80% तक अपनी जिंदगी को अपने एफर्ट की ग्रिप में रख सकते हो। 20% कॉलम में डेस्टिनी की वजह से, भाग्य की वजह से, पिछले कर्मफल की वजह से कोई न कोई दुख आ सकता है। जैसे आप कितना भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करें, लेकिन कब कौन सा बैक्टीरिया, वायरस कहां से आपके शरीर में प्रवेश कर जाए, आप इस बात की 100% गारंटी ले सकते हैं क्या? दूसरे कारणों से लॉस हो जाएंगे। आप बहुत ठीक से चल रहे थे सड़क पर, सामने से आदमी शराब पी करके गाड़ी चलाता हुआ आपसे टकरा गया। तो इस प्रकार के दुख हम भाग्य की श्रेणी में रखते हैं, प्रारब्ध की श्रेणी में रख देते हैं, डेस्टिनी पर डाल देते हैं। वेद की व्यवस्था का कहना है कि एक अच्छी समाज व्यवस्था, एक अच्छी राज्य व्यवस्था, एक अच्छी शासन व्यवस्था हम उसको मानेंगे जिसमें भाग्य की भूमिका कम से कम कर दी जाए। भाग्य पर मत छोड़ दीजिए हर एक काम को। हमारे देश में रोड एक्सीडेंट के बाद ज्यादा संख्या में लोग मरते हैं, इसलिए नहीं कि एक्सीडेंट भयंकर था, चोट तो साधारण थी, लेकिन खून बहता रहा, कोई मेडिकल एड समय पर नहीं मिली, इसलिए मर जाते हैं लोग। आप अमेरिका में देखिए, कहीं एक्सप्रेसवे पर दूर इंटीरियर में कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई आदमी घायल पड़ा हुआ है, तुरंत सूचना पहुंच जाएगी, क्योंकि हर 100 मीटर पर खंबे पर फोन थे। अब तो मोबाइल हो गए। उस जमाने में जब मोबाइल नहीं होता था तो हर एक कुछ कदम दूरी पर आप चले और खंबे पर फोन लगा हुआ है, 25 पैसे का कॉइन डालिए, 25 सेंट का, आपका सूचना दे देंगे। कोई भी सूचना दे देता था। तो उनके हेलीकॉप्टर किस लिए काम आते हैं कि कहीं भी कोई आदमी घायल पड़ा है, तुरंत उसको रेस्क्यू करके एयर एम्बुलेंस से उसको तुरंत डॉक्टर एक आएगा, तुरंत तो प्राथमिक चिकित्सा दे दी जाएगी, फर्स्ट एड, और उसके बाद जो भी सर्जरी वर्जरी होनी है वो बाद में होती रहेगी। चलिए हम हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा सकते, पर अब तो कम से कम मैं यूपी में देखता हूं, हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर 5-5, 10-10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस की वैन खड़ी रहती है। तो उसमें एक कंपाउंडर फर्स्ट एड बॉक्स के साथ क्यों नहीं रखा जा सकता? एक छोटा सा ही तो काम करना है। तो आप डेस्टिनी को कम कर सकते हैं कि नहीं? राज्य व्यवस्था ये काम करेगी, मैं और आप थोड़ी करेंगे। टैक्स तो वो लेते हैं ना, हम टैक्स दे सकते हैं, और वो लोग उस टैक्स से आए हुए पैसे का ठीक से इंतजाम करें जनता के सुख के लिए।
तो नीतिकारों का कहना है कि भाग्य की वजह से जो दुख आ जाएंगे 20% कालम में, उनको दूर करने का क्या उपाय है? उनको दूर करने के 3 उपाय हैं। जो दुख हमारे व्यक्तिगत जीवन में आ गए, जिसके लिए शासन जिम्मेदार नहीं है, ऐसे भी तो दुख होंगे ना जो भाग्य की वजह से आ गए। उन दुखों को भी दूर किया जा सकता है। उसके 3 उपाय हैं। एक अभी बताता हूं। उनमें से एक उपाय है कि सही व्यक्ति के साथ शादी हो जाए। अच्छा, तो उस सही व्यक्ति कौन होगा, कैसे मिलेगा? तो हमारे देश के लोगों की प्रवृत्ति देखिए। एक सज्जन ने मुझे कहा कि जी, लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, इनकम अच्छी है, परिवार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जन्म कुंडली नहीं मिल रही, तो क्या करें? तो अब आप बताइए क्या किया जाए? सही व्यक्ति का चुनाव कैसे हो? तो उसके भी कुछ नियम हैं, और सारे उपाय, सब कुछ सावधानी रखने के बाद भी व्यक्ति ऐसा मिल गया जो आप अपने लिए फिट नहीं पाते, तब क्या करें? तो उसका सूत्र विवाह संस्कार की विधि में है। वहां जो प्रतिज्ञाएं हैं, वहां जो निर्देश हैं ऋषियों के, उनको समझना सहायक होता है। उनमें से एक ये है, बहुत सारे हैं, उनमें से एक ये है कि दूसरे को अपने अनुकूल बनाइए। बाद में पहले अपने को दूसरे के अनुकूल कर लीजिए, फिर बाद में दूसरे को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश कीजिए, और स्वीकार कर लीजिए जो व्यक्ति जैसा मिल गया है उसको स्वीकार कर लें। क्योंकि कुछ कमियां उसमें हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही, तो कुछ आप में भी तो हैं। तो महामुनि विदुर कहते हैं कि बताइए, कौन सा वेपन सबसे अच्छा है, हथियार कौन सा सबसे अच्छा है? आज के संदर्भ में देखें तो रिवॉल्वर या राइफल, कौन सा हथियार सबसे अच्छा है? अच्छा बताइए, कौन सा व्हीकल सबसे अच्छा है? मोटरसाइकिल जो हमारे मुंजाल साहब बनाते हैं, या कार? कौन सा व्हीकल अच्छा है? तो विदुर का सीधा उत्तर है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सा व्हीकल अच्छा है, कौन सा वेपन अच्छा है, आप चलाना क्या जानते हो, और अभी अवेलेबल कौन सा है। आपको फ्लाइट पकड़नी है, ट्रैफिक जाम है, तो मोटरसाइकिल से निकल जाइए। ओला उबर अब मोटरसाइकिल भी चलाने लगा है दिल्ली में, अगर लगेज नहीं है तो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अच्छा है? वीणा, सितार, गिटार, वायलिन, तबला, मृदंग, हारमोनियम, बांसुरी, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अच्छा है? वाद्य यंत्र कौन सा अच्छा है? विदुर का सीधा उत्तर है, कोई भी नहीं। सवाल ये है ही नहीं कि वाद्य यंत्र कौन सा अच्छा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा अच्छा है। सवाल ये है कि आप क्या बजाना जानते हो, आप कुछ बजा सकते हो कि नहीं, आप संगीत की धुन जानते हो कि नहीं। पत्नी के रूप में कैसी स्त्री मिली है, पति के रूप में कैसा पुरुष मिला है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप किसी के दिल में अपने लिए हमेशा के लिए जगह बनाने का आर्ट जानते हो कि नहीं। आप हमेशा किसी के प्रेम पात्र बने रहने की योग्यता रखते हो कि नहीं। महत्वपूर्ण ये है। ये एक उपाय हुआ दुख को दूर करने का। लेकिन उससे पहले आप जितना हो सकता है उतना तो सही व्यक्ति का चयन करें ना। तो अगर आप रूप रंग को प्राथमिकता देंगे या पैसे को प्राथमिकता देंगे तो स्वभाव पीछे छूट जाएगा ना। तो गुण कर्म स्वभाव की अनुरूपता प्रायोरिटी पर रखिए। जैसे स्वेटर चुनते हुए आपने कलर और डिजाइन को प्राथमिकता दी, सर्दी रोकने को नहीं। सुनते हैं एक सज्जन शादी के लिए लड़की ढूंढने गए और लड़की ढूंढ के लाए 50 वर्ष की उम्र की स्त्री, और बड़ी बदसूरत। तो उन्होंने पूछा, लोगों ने पूछा, मित्रों ने पूछा कि ये क्या कर लिया, ऐसा क्यों कर लिया तुमने? तो वो बोले कि देखो भाई, मैं जब शादी के लिए देखने के लिए गया तो जो मेरी पत्नी के पिता हैं उन्होंने कहा कि देखो, मेरी 4 लड़कियां हैं, एक लड़की 20 साल की है, उसके लिए मैंने रखे हुए हैं 1 करोड़ रुपए।
जो 30 साल की है उसके लिए मैंने रुपए रखे हुए हैं 2 करोड़, और तीसरी के लिए 3 करोड़, चौथी के लिए 4 करोड़, ये 50 साल की है। तो मेरे मुख से निकला कि आपकी और कोई लड़की नहीं है जिसके लिए 5 करोड़ आप दें, 60 साल की होगी तो चलेगा। तो चुनने गए थे क्या, और क्या चुन के आ गए, आपने पैसा चुना। तो जो चुना है, जो आपकी प्रायोरिटी पर था, वही मिलेगा। तो हम चुन क्या रहे हैं अपने शासक में? जाति। चुन रहे फ्रीबीज। तो वो गणतंत्र कैसा होगा, आप सोचिए तो सही। तो चुनाव कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि जब आप अपना कर्मचारी रखते हो तो क्या देख के रखते हो? आप एक ड्राइवर भी रखोगे तो उस ड्राइवर में आप ड्राइविंग की कैपेसिटी देखोगे, ड्राइविंग कैसी करता है, साफ और सेफ और फास्ट चलाता है, ये आप देखे बिना ड्राइवर रख लोगे। एक चपरासी भी रखोगे तो उसकी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी कि नहीं होगी? तो ध्यान दीजिए, आपने लोकतंत्र का मतलब समझा है बहुमत का शासन। बहुमत का शासन है कहां? आपके हाथ में, वोटर के हाथ में तो इतना है कि आपने बहुमत से एक व्यक्ति को चुन लिया एमएलए एमपी के रूप में, उन्होंने मिलकर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चुन लिया। तो अब यहां ऋषि दयानंद का एक वाक्य सुनिए, एक विचार। उनका कहना है कि हमेशा बहुमत काम नहीं आता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, डिजरायली, उनका यह कहना था कि मूर्खों के बहुमत से चुने हुए लोग या तो और अधिक मूर्ख होंगे या धूर्त होंगे। आपके पास ऑप्शन ही 2 ही रह जाएंगे अगर मूर्खों का बहुमत है तो। अब मुझे बताइए, मैं आपको ये उदाहरण किसी और संदर्भ में बोल चुका हूं कि भीड़ में, सड़क पर, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर एक आदमी चक्कर खाकर गिर पड़ा। अब पता नहीं स्ट्रोक आया है या हार्ट अटैक हुआ है या हिस्टीरिया का फिट है या क्या बात हो गई है, गर्मी से हो गया है। तो आप वहां पर भीड़ में 100 लोग हैं, 60 लोग कह रहे हैं कि इनको जूता सूंघाओ, हिस्टीरिया का फिट है। 5 लोग कह रहे हैं कि इनको दूध जलेबी खिलाओ। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो आप बहुमत के आधार पर निर्णय लेंगे? या एक डॉक्टर है वहां, वो कह रहा है कि इनको हार्ट अटैक आया है, इनके हार्ट को पंपिंग दो और मुंह से मुंह लगाकर इनको सांस दो, रुमाल रख करके मुंह पर। तो किसकी बात माननी चाहिए? अच्छा, किसी को परिवार में हार्ट अटैक आ गया तो आप परिवार के लोगों का वोट लेते हैं कि किस हॉस्पिटल में ले चलें? सर्जन के पास जाएं या कार्डियोलॉजिस्ट के पास? आप सर्जरी करने वाले के पास जाएंगे, तुरंत कहेगा लेट जाओ, बाईपास करनी होगी। मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाइए, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, जो सर्जन नहीं है, वो कहेगा कि नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए? इस कंफ्यूजन में आप कैसे निर्णय लेंगे? तो किसका बहुमत? कई डॉक्टरों की ओपिनियन लेंगे ना आप, और उनमें से जो बहुत लोग कह रहे हैं उसको मानिए। तो चाइना ने भारत पर अगर आक्रमण कर दिया तो नेहरू जी को अकेले निर्णय करना चाहिए कि हम समझौता कर लें या लड़ें, और किस तरह से लड़ें, वायुसेना को न भेजें। ये निर्णय अकेले नेहरू के अधीन होना चाहिए था क्या, या होना चाहिए किसी प्रधानमंत्री के हाथ में? या जनता से आप वोट इकट्ठा करेंगे कि भाई क्या करें, लड़ें या संधि कर लें? इसका निर्णय मान्य होगा। अच्छा, किस तरह नौसेना भेजकर लड़ें कि वायुसेना भेजकर लड़ें कि थल सेना भेजें कि हम मिसाइल छोड़ दें कि परमाणु बम छोड़ दें, ये निर्णय सांसद मिलकर कर सकते हैं क्या? मान लीजिए युद्ध लड़ना अनिवार्य है तो सांसद करेंगे निर्णय, 540 का जो बहुमत करेगा वो। ये तो महामूर्खता होगी। इतिहास में ऐसी घटना हुई है। सम्राट अशोक के वंशज थे बिंबसार, सम्राट बिंबसार, उन्होंने, मगध में गणतंत्र होता था, राजतंत्र भी चल रहा था उस समय और गणतंत्र भी था। कई सारे गणराज्य थे जिनमें जनता अपना शासक चुनती थी, तो उनकी संसद होती थी। तो बिंबसार ने एक गणराज्य पर आक्रमण कर दिया। बिंबसार भी मगध के राजा थे एक हिस्से के, तो एक हिस्सा गणराज्य कहलाता था
वैशाली या कोई भी, मुझे इस समय स्मरण नहीं है। तो बिंबिसार ने आक्रमण कर दिया। जब ये सूचना हुई तो संसद बुलाई गई, उसमें टाइम लगा, और उसके बाद मतभेद हो गया उसमें कि क्या करें। कुछ लोगों का, मान लीजिए 32% लोगों का ये कहना था, उस संसद के लोगों का, सांसदों का, कि बिंबिसार की सेना शक्तिशाली है, हम उससे लड़कर नहीं जीत सकते, हमें उससे समझौता कर लेना चाहिए, जितनी जमीन वो चाहता है दे दो। लगभग इतने ही रेशियो में कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, स्वाभिमान भी कोई चीज होती है, हमारे देश का स्वाभिमान, हम मर जाएंगे लेकिन हम बिंबिसार को अपनी भूमि का हिस्सा नहीं देंगे। कुछ लोगों का कहना था कि अभी दिखाने के लिए संधि कर लो, बाद में धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाकर हम लड़ेंगे। बताइए क्या होना चाहिए। और वो विचार ही करते रह गए, वोटिंग ही होती रह गई, विवाद 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 होता रहा, और तब तक बिंबिसार ने सारे उस गणराज्य को कब्जे में ले लिया। बोलिए। तो जो ऋषियों का विचार है, ऋषि दयानंद जिसके अंतिम प्रतिनिधि हैं, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषि महर्षियों की श्रृंखला की आखिरी कड़ी ऋषि दयानंद है। उन्होंने चुनाव प्रणाली कैसी हो, आप अपना नेता शासक कैसे चुने, इसके कुछ सूत्र स्पष्ट रूप से तो नहीं दिए। सत्यार्थ प्रकाश के छठे समुल्लास में कुछ अंशों में उन्होंने राज्य व्यवस्था के राजधर्म के बारे में कुछ लिखा है, कुछ वेद के भाष्य करते हुए उन्होंने कुछ मंत्रों में संकेत दिए। तो ध्यान दीजिए, जहां पर इस प्रकार की चुनाव प्रणाली होगी वहां पर कभी भी एकता नहीं हो सकती। वो समाज, वो संस्था, वो देश संगठित नहीं रह सकता, वो बंटा हुआ रहेगा, और बंटा हुआ विभाजित जन समुदाय वाला देश कभी भी शक्तिशाली नहीं हो सकता। हमारे आर्य समाज में जो चुनाव प्रणाली चलती है वो किस प्रकार की है, वो ब्रिटिश लोगों ने जो हम पर थोप दी, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हम में से श्रेष्ठ व्यक्ति चुना जाए जो हमारी संस्था को प्रगति की ओर ले जाएगा। देखिए, जहां पर दो व्यक्ति इलेक्शन लड़ेंगे, एक चुनाव जीतेगा, एक हारेगा, तो हारने वाले के मन में हार की चुभन रह ही जाएगी, और जितने लोग उसके साथ थे उनका पूरा गुट हार की चुभन महसूस करता रहेगा और इंतजार करता रहेगा अगले चुनाव का। और जब तक दूसरे गुट का व्यक्ति चुना जा चुका है, उसको काम न करने देने के लिए वो मन में इच्छा करते रहेंगे कि असफल हो जाए, और कोशिश भी करते रहेंगे, लेग पुलिंग करते रहेंगे। सरदार खुशवंत सिंह इंग्लिश के एक बड़े लेखक थे और अखबारों में वो कॉलम लिखा करते थे। एक दिन मैंने पढ़ा, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी थी, झूठी या सच्ची मुझे नहीं पता। उन्होंने लिखा कि वो विदेश गए घूमने के लिए कहीं पर, और एक म्यूजियम देखने के लिए चले गए। तो म्यूजियम देखते हुए उन्होंने उस पार्ट में गए जहां तरह तरह के कीड़े मकोड़े, समुद्र के और नदियों में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले ऐसे कीड़े मकोड़े वहां पर इकट्ठे थे, तरह तरह के। तो सारे के कीड़े बड़े छोटे कांच के जार में, कांच के मर्तबान में रखे हुए थे, और ऊपर से उनके ढक्कन बंद थे कि वो निकल ना जाए। उन्होंने देखा कि केकड़ा 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 होता है ना, जिसकी आगे दो ऐसी वो निकली होती हैं, ऐसे मांस को कहीं से पकड़ ले तो फिर उसे आप उसकी पकड़ से अपने मांस को छुड़ा नहीं सकते। उसको पकड़ के खींचो, मांस निकल के आ जाएगा, उसकी वो दो टूट जाए भले, लेकिन आप उसे वहां से छुड़ा नहीं सकते। तो केकड़े भरे हुए थे उस कांच के जार में, और उसका ढक्कन खुला रह गया था। तो खुशवंत सिंह को चिंता हुई कि इतने लोग पर्यटक यहाँ घूम रहे हैं, टूरिस्ट, ये केकड़ा कोई भी एक इस जार से बाहर आ गया, और वो उस जार में बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, उस जार से, उस मर्तबान से। तो खुशवंत सिंह जो उस पार्ट का जो वार्डन था, जो देखरेख कर रहा था, उसके पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि देखिए, वो जो जार रखा हुआ है कांच का, उसमें केकड़े हैं और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और उनमें से कोई भी बाहर निकल आया तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है, आप उसका ढक्कन लगाएं। वहां पर ढक्कन भी नहीं है, नहीं तो मैं ही लगा देता। तो खुशवंत सिंह लिखते हैं कि वो हंसा, उस म्यूजियम का जो अधीक्षक था वो हंसा, और उसने कहा कि नहीं, आप चिंता मत करिए, वो केकड़े बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि वो इंडियन केकड़े हैं,
एक ऊपर उठने की कोशिश करता है तो दूसरा नीचे से उसकी टांग पकड़कर नीचे खींचने की कोशिश करता है। वो यही करते रहेंगे, कोई ऊपर नहीं आ पाएगा। तो हम लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लग जाते हैं, क्योंकि हमने उस ब्रिटिश सोसाइटी एक्ट को अपनाया हुआ है, जो ब्रिटिश लोगों ने इसलिए हम पर थोपा था कि किसी भी संस्था में एकता न हो सके। वही चुनाव प्रणाली हमने अपना ली है। आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन में भी तो यही यहाँ है, लेकिन वहां पर जातियां तो नहीं है। तो आपने अपनी परिस्थितियों के अनुसार और आपके पास जो ज्ञान संपदा थी वेदादि शास्त्रों की, उसमें से कुछ सूत्र तो ले लेने थे। सारा संविधान आप विदेशों से चुरा कर ले आए, हद है। आपको अपने ग्रंथों में कुछ भी काम का नहीं मिला, अब कर लो। तो एक व्यक्ति को और दूसरे व्यक्ति को वोटिंग का राइट होना चाहिए, सबको होना चाहिए, ठीक है, लेकिन बराबर होना चाहिए क्या? तो एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक हाईली एजुकेटेड इंसान, एक समाजशास्त्री, एक अर्थशास्त्री, उनका वोट और एक कम पढ़े लिखे पार्लियामेंट के मेंबर का वोट बजट बनाने में बराबर होना चाहिए क्या? अच्छा, एक ही फाइनेंस मिनिस्टर जिसको भी बना दिया सरकारों ने, प्रधानमंत्री ने, वो अपने मन से बजट बना दिया। अब 1 फरवरी को बजट आएगा। आज तक ऐसा कोई बजट नहीं आया जिस बजट की प्रशंसा विपक्ष ने की हो 1% भी, कि हाँ इतनी बात अच्छी है इस बजट में। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब बीजेपी आलोचना करती थी, बीजेपी सत्ता में तो विपक्ष आलोचना करता है। किसी भी बजट की कभी विपक्ष ने तारीफ की है, आपको याद आता है? पी चिदम्बरम जब वित्त मंत्री थे तो अखबार में एक पाठक ने एक पत्र लिखा बजट के बारे में अपनी प्रतिक्रिया। उसने लिखा, कुछ को दिया गरम गरम, कुछ को दिया नरम नरम, धन्य है तुमको चिदम्बरम, किया न हमको दिगंबरम। आप दिगंबर समझे, यानी कपड़े नहीं चुराए, बस इतना आपने बहुत अच्छा किया, धन्य है तुमको चिदम्बरम, किया न हमको दिगंबरम। तो फाइनेंस मिनिस्टर भी क्या करे? मैं आपसे पूछता हूं, देश में इतने अर्थशास्त्री हैं, भले कोई कम्युनिस्टिक थॉट का हो, कोई कैपिटलिस्टिक थॉट का हो, कोई कैसा भी हो। अभी अखबार में मैंने भरत झुनझुनवाला का एक लेख पढ़ा, जो IIM बेंगलोर में चेयरपर्सन थे, बड़े अर्थशास्त्री हैं, बड़े अच्छे सुझाव उन्होंने दिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब ट्रंप बन गए हैं, वो आप पर तरह तरह के टैरिफ लगाने की तैयारी करेंगे। अगर आप अपनी एक ब्रिक्स की मुद्रा चलाने की कोशिश करते हैं तब तो वो और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। तो उसका मुकाबला कैसे किया जाए? मुझे उनके सुझाव अच्छे लगे। मैं तो अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन एक साधारण नागरिक की हैसियत से थोड़ा तो सोच सकता हूं। तो मेरे मन में आता है कि जब बजट बनता है पूरे देश की जनता के हित के लिए बनता है कि नहीं? तो सारे अर्थशास्त्रियों के बहुमत से आप क्यों नहीं बना लेते हैं? सबका हित केंद्र में रखिए ना। तो केजरीवाल ने बजट बनाने से पहले भारत सरकार से, बीजेपी गवर्नमेंट से कुछ मांगे रखी। कोई एक विश्लेषक ये कह रहे थे कि केजरीवाल को ये भी तो बताना चाहिए कि बजट अगर आप बनाओगे तो उस बजट में इन इन चीजों का प्रावधान कैसे करोगे। उनका कहना है मध्य वर्ग को राहत दो, टैक्स खत्म कर दो उन पर से, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। बहुत सारे सुझाव उन्होंने दिए हैं, लेकिन आप कैसे करेंगे ये तो बताओ। उस बजट में क्या वो कहते हैं कि आप दूसरे उसमें से बजट घटा दो, क्या किसका घटा दें? एजुकेशन का घटा दें, डिफेंस का घटा दें, किसका घटा दें? आप करके बताओ। तो ये सारे जो आपस की खींचतान है, ये हमारी चुनाव प्रणाली की वजह से चल रही है। ऋषि का कहना है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति का वोट और 100 मूर्ख लोगों, अशिक्षित लोगों का वोट बराबर नहीं है। उस बुद्धिमान व्यक्ति का, उस विद्वान व्यक्ति का, धार्मिक व्यक्ति का वोट बहुमूल्य है। तो आप वोटिंग राइट तो सबको दीजिए, लेकिन अगर एक सफाई कर्मचारी का वोट एक वैल्यू रखता है, तो एक डॉक्टर, इंजीनियर, एक पढ़े लिखे एजुकेटेड व्यक्ति के वोट को आप 2 की वैल्यू तो दो। जिसने जितना कंट्रीब्यूशन किया है देश के लिए, जितना इनकम टैक्स दिया है, आप उतना उसको अधिकार दे दीजिए। आप देखिए कैसे लोग प्रसन्नता के साथ टैक्स देंगे। तो आप उन नीतियों में मनोविज्ञान का भी ध्यान रखें और कुछ व्यावहारिक बातों का भी ख्याल रखें।
तो शासक का चुनाव करने के लिए, चपरासी का चुनाव करते हुए आप मिनिमम क्वालिफिकेशन देखते हैं। जो हम पर शासन करेगा, जो हमारा रूलर होगा, जो हमें रूल करेगा, उसमें कोई योग्यता नहीं होनी चाहिए। चाणक्य ने वो योग्यताएं बताई हैं। उसमें सबसे बड़ी योग्यता है सेल्फ कंट्रोल। उसमें सबसे बड़ी योग्यता है कि कोई भी व्यक्ति इतना योग्य नहीं हो सकता कि अकेले निर्णय ले सके। चाणक्य के अर्थशास्त्र के सूत्र पढ़िए, वो कहते हैं कोई बड़े से बड़ा राजा, सम्राट, बड़े से बड़ा विद्वान नहीं हो सकता जिसका निर्णय एकदम परफेक्ट हो। और परफेक्ट निर्णय अगर नहीं हुआ तो देश की हानि हो जाएगी। तो आप क्या करें? इसलिए आपकी सबसे बड़ी योग्यता, किसी भी बड़े व्यक्ति की योग्यता यह होती है कि दूसरों की योग्यता को पहचानना और उनकी उचित सलाह उचित समय पर लेना, उनका ठीक जगह प्लेसमेंट। मैं मोदी जी की इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा। आप उनसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन एस जयशंकर जैसे राजनयिक को, ब्यूरोक्रेट को, डिप्लोमेट को कोई विदेश मंत्री दूसरा नहीं बना सकता था। किसी और सरकार में नहीं बन सकते थे। मोदी ने उनके अंदर की क्वालिटी को पहचाना। यही आदमी तो ड्राफ्ट तैयार करता है, यही आदमी फॉरेन पॉलिसी की जो बेसिक बातें हैं उनको समझता है और नेताओं को समझाता है और कहता है ऐसा होना चाहिए। तो इसी को विदेश मंत्रालय क्यों न दे दिया जाए? तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप एस जयशंकर, मोदी जी, इन सब बातों को छोड़िए। मूल बात चाणक्य की यह है कि आपके अंदर, शासक के अंदर ये योग्यता होनी चाहिए कि वो दूसरों के अंदर छिपी योग्यता को पहचाने और अपने काम में ले सके, और निर्णय लेते हुए उस विषय के विशेषज्ञों के बहुमत से निर्णय ले, हो सके तो सर्वसम्मति से, नहीं तो फिर बहुमत। और बहुमत 100 में 51 का नहीं, 100 में 51 कोई बहुमत नहीं होता है। 49 भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी संख्या है। बहुमत होना चाहिए एबव 60%। एबव 60% लोग जो कह रहे हैं। तो चुनाव प्रणाली ऋषि दयानंद के सूत्रों से जो निकलती है वेद के आधार पर, वो बहुत दिव्य है। मैं उसका विस्तार से आपसे विवेचन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ऊपर ये भी भय रहता है कि एक तो वैसे ही आप लोग आमने सामने नहीं है, सामने बैठे होते हैं तो कुछ सभा के नियम, कुछ वक्ता की आंखों की ग्रिप में आप होते हैं। अभी आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, बोर हो जाएंगे तो अभी 78 लोग जुड़े हुए होते, लेफ्ट होते होते फिर 8 रह जाएंगे। तो मेरे ऊपर ये भी प्रेशर रहता है। तो चुनाव करें, सही चुनाव करें। इस समय एक सबसे बड़ी जो दुर्भाग्य की स्थिति है वो ये है कि चुनाव किन किन चीजों का करना होता है हमें? ड्रेस का, सब्जी का, फल का, इन चीजों का चुनाव तो आप रोज करते हैं। मकान का चुनाव करते हैं, कॉलोनी का चुनाव करते हैं, कार मोबाइल के मॉडल का चुनाव करते हैं, लेकिन आपको चुनना पड़ता है सही जीवन साथी। आप माता पिता का चुनाव नहीं कर सकते, कौन से जीवात्मा आपके बेटे बेटी बने ये चुनाव आप नहीं कर सकते, कौन आपके भाई बहन हो ये चुनाव आप नहीं कर सकते। पति पत्नी के चुनाव की फ्रीडम परमेश्वर ने हमको आपको दी है। उसके बाद भी कुछ भाग्य की और ईश्वर की भूमिका उसमें भी रहती है। हमें अपना शासक चुन, और सबसे बड़ी बात, हमें अपना विचार चुनना होता है। बहुत से विचारों के बीच हम किस विचार को माने, कौन सा विचार सही है, कैसे चुनेंगे? धार्मिक विचार चुनने की आजादी मनुष्य को होनी चाहिए कि नहीं? बहुत सारे विचार हैं, कोई कहता है ईश्वर है, कोई कहता नहीं है, कोई कहता है मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है, कोई कहता है नहीं सीधे स्वर्ग नरक में चले जाते हैं, कोई कहता है ये हो जाता है, कोई कहता है कुछ है ही नहीं, आत्मा वात्मा, कुछ पुनर्जन्म। किस विचार को स्वीकार करें आप? तो निष्पक्ष होंगे तभी तो विचार होगा ना। सब विचारों के बीच आप चुन सकें। अभी तो हम जन्म ले लेते हैं और जन्म के कारण हम हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध हैं। केवल इस धरती पर आर्य समाज एक ऐसा संगठन, ऐसी संस्था है जिसमें आप विचार को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। बोलिए है कि नहीं? ये सबसे बड़ी आजादी आपको मिली हुई है कि नहीं? तो विचारों की स्वतंत्रता सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। इसके बाद कर्म की स्वतंत्रता आती है। अगर हम विचार करने में ही स्वतंत्र नहीं है तो कर्म करने में हम स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? तो विचार करने की स्वतंत्रता, बाकी धार्मिक समुदाय के बीच आप सवाल नहीं पूछ सकते। आप आर्य समाज के सदस्य हैं तो आप प्रश्न करने के लिए स्वतंत्र हैं, विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। और ये स्वतंत्रता ऋषि दयानंद ने इतनी बड़ी स्वतंत्रता दी कि मैंने जो कहा है, मैंने जो लिखा है, उसमें जब भी विद्वान लोगों को कुछ असंगत लगे, तर्क विरुद्ध लगे, पूरी मनुष्यता के कल्याण के विरुद्ध लगे, उसको सुधारने में एक क्षण की देर मत लगाना। उनका सबसे बड़ा सिद्धांत यही है, सत्य को स्वीकार करने, असत्य को छोड़ने में सदैव उद्यत रहें। तो एक स्वस्थ समाज की संरचना अभी बाकी है।
अभी तो हमें गणतंत्र का एक ठीक प्रारूप भी हमें नहीं मिला है। इसमें बहुत सारे संशोधन करने होंगे और उसमें आधार बनाना होगा हमें, अमेरिका को नहीं, ब्रिटेन को नहीं। उनको तो जितना बनाना था आपने बना लिया। उनके देशों की कितनी कमियां हैं आप देखिए। ब्रिटेन की क्या हालत हो रही है। आप प्रवासियों की वजह से खुलेआम उन्होंने उदारता के नाम पर जो किया उसका परिणाम वो भोग रहे हैं। चाइना अमेरिका में जासूसी कर सकता है, वहां के चुनाव तंत्र को प्रभावित कर सकता है, अमेरिका चाइना में नहीं कर सकता। तो बताइए, चाइना की शासन पद्धति अच्छी है कि अमेरिका की? उत्तर नहीं होगा। आपको अपने संदर्भ में अपनी परिस्थितियों को समझते हुए सारी पद्धतियों के बीच जो कुछ अच्छा अच्छा है उसको चुन लीजिए ना, उसको मिला लीजिए। क्यों नहीं ऐसा हो सकता? क्योंकि विचार स्वतंत्रता को हमने अपने जीवन में, अपनी शासन पद्धति में, अपनी धार्मिक विचार पद्धति में स्थान नहीं दिया है। ईश्वर की ओर से जितनी विचार स्वतंत्रता मिली है उतनी है। मनुष्य ने मनुष्य की विचार स्वतंत्रता को छीनने में सबसे बड़ा अपराध किया है। आज की सबसे बड़ी विडंबना है। बची हुई बातें अगले गणतंत्र दिवस के लिए छोड़ता हूं। मुझे लगता है माननीय राजेंद्र वर्मा जी इस ऑनलाइन प्रोग्राम को निरंतर चलाने वाले हैं, तो अगला गणतंत्र दिवस भी अगर रहा और उस पर चर्चा हुई तो बची हुई बातें फिर आपसे विस्तार से निवेदित करूंगा। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगला गणतंत्र भी सर केवल एक वर्ष दूर है सर, ज्यादा दूर नहीं है सर। जी आपका धन्यवाद। मैं हमारे संरक्षक, हमारे आर्य समाज के संरक्षक श्री योगेश मंजाल जी से अनुरोध करता हूँ। नहीं, पहले प्रभा जी आप बंद करिए प्लीज। योगेश जी से अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर वागीश आचार्य जी का धन्यवाद करें। प्रभा जी म्यूट कर लीजिए, प्रभा जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आचार्य जी ने गणतंत्र के बारे में ही बताया हमें, कैसे हम अच्छा गणतंत्र बना सकते हैं, क्या क्या उसके लिए करना पड़ेगा और क्या क्या हम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से समझाया, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बतलाई, उदाहरण देकर बतलाया। तो मुझे उम्मीद है अब जो नए इलेक्शन आ रहे हैं उसमें हम उसके हिसाब से चलेंगे और वोट इस हिसाब से देंगे कि हमारा गणतंत्र अच्छा गणतंत्र बने। अब उसमें बीच में उन्होंने ये बताया कि ये अनुशासन बहुत जरूरी है। अब एक हमारे जापानीज कहते हैं कि आप लोग नियम बनाने में बहुत बहुत ज़्यादा तेज हैं, आपके पार्लियामेंट भी और आप भी, लेकिन उनका पालन करने पर शॉप फ्लोर पर भी और सड़क पर भी आप बहुत बहुत ज़्यादा पुअर हैं। यदि आप अपने बनाए हुए नियमों का पालन शुरू कर दें तो आप बहुत ऊपर जा सकते हैं, ये उनका कहना है। अब नियम ये एक समय ऐसा था जब दिल्ली में तो हेलमेट पहनना जरूरी कंपलसरी था, लेकिन आसपास के शहरों में गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद वगैरह में नहीं था। तो जो भी व्यक्ति स्कूटर या मोटरसाइकिल पर हेलमेट बना के लगा के चलते थे, जैसे ही बॉर्डर से क्रॉस करते थे वो उतार के अपने टांग देते थे। तो मुझे एक जगह वो स्वतंत्रता दिवस पर चीफ गेस्ट बनाया, मैंने ये सबसे बड़ा पॉइंट लिया कि ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है, आपको खतरा है। अब ये नियम उन्होंने बना दिया है तो यहाँ भी पालन करो। तो ऐसे हम बीच में से हम बहुत एक्सपर्ट हैं कि कोई भी नियम बन भी जाए तो उसमें से हम रास्ता निकाल लेते हैं अपनी सुविधा का। तो ये हमें छोड़ना पड़ेगा। और बाकी जो भी विचार बताए उसके लिए मैं आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हर महीने आप हमें अपने विचारों से हम लोग प्रभावित होते हैं और मुझे उम्मीद है कि हम उनके विचारों के अनुसार चलें तो हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं। ये सारा गणतंत्र बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नागरिक चाहिए। अगर रिस्पॉन्सिबल नागरिक सब बन जाएंगे तो सारा गणतंत्र ठीक हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आचार्य जी का धन्यवाद करता हूँ। आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप हर महीने जुड़ते हैं और हमें इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद योगेश जी। मैं डॉक्टर वागीश आचार्य जी से अनुरोध करता हूं कि शांति पाठ के द्वारा आज की सभा को समाप्त किया जाए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते। सबको नमस्ते। नमस्ते वालिस जी, नमस्ते। बॉम्बे से, बॉम्बे से प्रवीणा जी ठक्कर। हाँ जी नमस्ते जी नमस्ते। आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। हाँ जी, वीडियो नहीं ओपन। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। वागी जी, हाँ, नमस्ते नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी नमस्ते। सुनीता बुग्गा। मेरी भी नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, बहुत अच्छा लगा। आचार्य जी करोल बाग से नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। मैं पहले बार जुड़ा हूँ। मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से हूँ। कंचन जी से लिंक प्राप्त हुआ था। चलो बहुत अच्छा है जी। आप आगे जुड़ते रहिए। नमस्ते निरुपमा जी। आपका बीच बीच में आर्य संदेश टीवी में मैं सुनता हूँ। योगेश जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य पूज्याचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते जी। चेहरा नहीं दिख रहा। हाँ जी, मैं राज सरदाना। अच्छा जी। कैसे हैं राजकुमारी? नमस्ते आचार्य जी। रेणु जी को भी नमस्ते। योगेश जी को रेणु नमस्ते। जी आए बार लिंक भेजा करो, मुझे तो पता नहीं कि आए मैंने जुड़ते हैं हम ये। मैं तो हमेशा भेजती हूँ आपको। आप जुड़ते मेरे को भी आता है। आप पर्सनल मेरे पे भेजा करो ना, मुझे समझ नहीं आता। अच्छा, आप पे ही भेजा मैंने, आप पे ही भेजती हूँ। चलो फिर से मैं दो बार भेजूंगी आपको। हाँ, मेरे को फोन कर दिया करो, नहीं तो कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है पर मैं है ना, फोन कर दिया करो प्लीज। हाँ जी, जितने भी जुड़े, निरुपमा जी, कमलेश, मैं सबको भेजती हूँ। और नहीं इनको जी आप हाँ देना। हाँ जी, हाँ जी। मुझे लिंक मिलते ही मैं जुड़ जाती हूँ। अच्छा लगता है ना कि हाँ जी, सब हाँ, मेरे को जरा फोन पे बता दिया करो कि मिल गया आपको प्लीज। हाँ जी, मैं पूछ लूंगी। हाँ हाँ ठीक है। हाँ जी, काफी लोग जुड़ जाते हैं। अच्छा लगता है, उनको तो अच्छा हाँ लगता जी। है। आज 88 लोग जुड़े। हाँ 88 लोग जुड़े आज। हाँ जी, हाँ जी। क्रेडिट गोज टू यू आपको। नहीं ऐसा नहीं है, मेरे को नहीं क्रेडिट है। आप सब जुड़ते हैं, आपको क्रेडिट है। और आचार्य जी को आपका दोनों जुड़ते हैं। प्रयास तो होता है ना, आपका प्रयास है जोड़ने का। समाज, आर्य समाज का प्रयास है, हमारा क्या है? आर्य समाज का। हाँ आचार्य जानते हैं, सुशांत लोग से बोलता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, आपको आचार्य जी अच्छे से जानते हैं भाई। हाँ बिल्कुल। नमस्ते आचार्य जी। धन्यवाद जी। नमस्ते जी। धन्यवाद रेणु जी। और आचार्य जी आपका धन्यवाद करने के लिए तो शब्द नहीं है। रेणु जी नमस्ते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंजू बजाज जी की क्या स्थिति है? मेरे पास से उनका नंबर डिलीट हो गया है। नए साल की भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं में आप जी। आप सबको आपको भी बहुत अच्छा रेणु जी आचार्य कार्यक्रम जी कुछ होता है। कह रहे हैं, जरा उनसे सुन लीजिए। बहुत अच्छा। हाँ, मैं ये कह रहा था अंजू बजाज जी का फोन नंबर मुझे भेजिएगा। हाँ जी, मैं भेज रही हूँ, मैं अभी भेज देती हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। हाँ, यही मैं जानना चाह रहा था। बहुत दिन से वो उसमें ऑनलाइन भी नहीं जुड़ रही हैं, कोई समाचार भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, उनकी तो भेज रही हूँ नंबर। उनकी तबीयत नहीं ठीक है जी। अगर नताशा का नंबर हो तो वो भी भेज दीजिएगा। अच्छा, मैं दोनों भेज देती हूँ, मैं दोनों भेजती हूँ। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हाँ जी आचार्य जी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हाँ मुझे मालूम जी। ओके, नमस्ते जी। नमस्ते जी। संतोष जी, आप उनकी बहन है ना? हाँ, संतोष जी की बहन है। आचार्य जी की सिस्टर थी तो आचार्य जी। नमस्ते कविता जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। अभी बहुत अच्छा है, कि हिलने का मन नहीं किया कि क्या आगे क्या बता रहे हैं। लगातार उनका कंटिन्यूस ऐसा चलता है ना, बस बहुत अच्छा लगता है। नमस्ते जी। माता कृष्णा चड्ढा जी को मेरी तरफ से, आर्य समाज करोलवा की तरफ से भी बधाई और शुभकामनाएं दे दीजिए। मैंने अभी पढ़ा है, लिख तो दिया है, पर माता जी को आप दे दीजिएगा करोलवा की तरफ से। ठीक है जी, कपूर जी। मैं जरूर दे दूंगी उनको। मैं भी आज नहीं जा पाई,
क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं हूँ, और लेकिन उनसे बात हुई है फोन पे, बड़ी अच्छी तरह उन्होंने फोन पे बात की है। अच्छा, फिर तो मैं उन्हें फोन करूंगी। हाँ कल करूंगी, आज तो नहीं, आज तो रात हो गई है, कल करूंगी। नहीं नहीं, क्योंकि जरूर मेरी जरूर, ठाकुर वाली संध्या का बहुत अच्छे समय निकल तरीके से गया। मनाया गया। मेरी अपनी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मैं नहीं जा पाई। अच्छा अच्छा, क्या क्या आपको? बस यही, पता नहीं, खांसी वांसी और ओके सब चलता है। जी, अच्छे चलो। हाँ, वही खांसी तभी जुकाम आपके मुझको भी यहाँ है भी नहीं बुखार। पहुंच सके, कोई मुझे बात यही कोई था बात कि नहीं, अब तो हाँ, पूर्णिमा मैं 13 बिल्कुल तारीख जा ही को नहीं सकी कहीं भी। चलिए, हाँ जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप बुला लेती हैं और हम बिल्कुल। जुड़ जाते हैं। धन्यवाद। नमस्ते। Yeah.